गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थीम 8 के तीसरे पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे अबाउट द फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ्स ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी एट द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर। हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल पीपल्स हैं, उनका जीवन मुग़ल काल में 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान कैसा था। जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, नियर अबाउट ऑन एंड एवरेज 40% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया वाज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। देयर वाज अ ह्यूज स्वैथ्स ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज़ डेंस फॉरेस्ट, जिसको हम जंगल भी कह सकते हैं, एग्जिस्ट ऑल ओवर द ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, इंक्लूडिंग द तराई ऑफ on the Indo-Nepal border, Jharkhand and the Peninsula India down the Western Ghats and to the Deccan Plateau। कि भारत में लगभग ये डेंस फॉरेस्ट जो है वो भारत के लगभग पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, उत्तरी भारत में, जिसमें आप कह सकते हैं भारत और नेपाल का जो तराई का जो इलाका है उसमें, झारखंड, वेस्टर्न घाट और दक्कन प्लेटू में भी पाया जाता है। इसके साथ साथ the forest dwellers were termed as jungli in the contemporary text, but jungli here did not mean an absence of civilization। लेकिन जंगली कहने का मतलब उनमें सभ्यता की अनुपस्थिति से अभिप्राय नहीं था। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, at the time most of the tribal peoples, the source of livelihood, those peoples who are living in a forest area, their source of livelihood come from gathering of forest produce, hunting and shifting agriculture। इसका मतलब जंगलों में रहने वाले लोग जंगलों के उत्पाद को इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। फॉर एग्जांपल जब भील कम्युनिटी स्प्रिंग वाज, वो किस तरह से इसको अपनाते थे। For example, spring was reserved for collecting forest produce, summer for fishing, monsoon months for cultivation, and autumn and spring for hunting. These were the important work done by the tribal communities in the different part of India. At the same time, forest was also a subversive place. It means a place of refuge। इसका मतलब मवाज फॉर ट्रबल मेकर्स, कि जब कभी भी कोई किसी तरह की घटनाएं होती थी तो लोग जंगलों में जाकर छिप जाते थे। इसके बारे में बाबर ने भी लिखा है। बाबर ऑल्सो सेज दैट जंगल प्रोवाइडेड गुड डिफेंस बिहाइंड विच द पीपल ऑफ द परगना बिकम स्टबनली रेबेलियंस एंड द पेड नो टैक्सेस। इसका मतलब है कि जो लोग टैक्स नहीं पे करते थे, राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देते थे, तो वो कई बार सज़ा के डर से जंगलों में जाके छिप जाते थे। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इनरोड्स इनटू द फॉरेस्ट। एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर्ड द फॉरेस्ट इनटू द डिफरेंट वेज। फॉर इंस्टेंस द स्टेट रिक्वायर्ड एलिफेंट फॉर द आर्मी, सो द पेशकश लेविड फ्रॉम द फॉरेस्ट पीपल्स ऑफन इंक्लूडेड अ सप्लाई ऑफ एलिफेंट्स। यहाँ अभिप्राय है कि जो मुग़ल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, मुग़ल पॉलिटिकल स्टेट है, to maintain a strong army they need a elephant, or the supply of elephants is ensured by the peoples who used to live in the forest area. At the time Mughal official used to give them पेशकश। पेशकश का मतलब होता है एक काइंड ऑफ a form of tribute collected by a मुग़ल स्टेट, कि जो मुग़ल राज्य है वो एक तरह से एक ट्रिब्यूट के तौर पर उसे कलेक्ट करता था। फिर उसके बाद हंटिंग जो है, हंटिंग वाज ऑल्सो सिम्बलाइजेज द ओवरवेलमिंग कंसर्न्स ऑफ द स्टेट टू रिलेट टू ऑल इट्स सब्जेक्ट रिच एंड पुअर। मुग़ल राजनीति में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शिकार करना उनके एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी में से एक था, और इसी तरह से हिस्टोरियन ने जो हमें बताने की कोशिश की है, रेगुलर hunting expeditions enable the emperor to travel across the
extensive territories of his empire and personally attend to the grievances of its inhabitants। कि जब कभी भी मुग़ल शासक जंगलों में शिकार के लिए जाते थे तो वो इस बहाने पूरे राज्य की सीमाओं को देखते थे और वहाँ लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। एंड दिस hunting scene of the different Mughal emperors was painted by the court artist, and these painter resorted to the device of inserting a small scene where in the picture they function as a symbol of harmonious reasons। और शिकार करना एक माध्यम था सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना। इससे अभिप्राय ये है कि जब शिकार के दौरान मुग़ल एम्परर होते थे तो वो लोगों की समस्याओं को भी जानने की कोशिश करते थे। तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वन। एट द सेम टाइम देयर इज़ वन पॉइंट, वन कंसेप्ट, दैट इज़ परगना। व्हाट वाज द मीन ऑफ परगना? परगना, जिस तरह से आज कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्टेट फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द तहसील और ब्लॉक्स, उसी तरह से परगना वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीज़न ऑफ अ मुग़ल प्रोविंसी। परगना जो है वो मुग़ल साम्राज्य का एक प्रशासकीय सब डिवीज़न कहलाता था। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो साथ साथ जो कमर्शियल एग्रीकल्चर उस समय में जो बढ़ रहा था, उस कमर्शियल एग्रीकल्चर की वजह से दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट देयर लाइफ्स हैव बीन चेंज्ड। अब इसमें क्वेश्चन भी बना सकते हैं, how did the spread of commercial agriculture system has changed the lives of the some forest dwellers or tribal peoples? Write it with examples। इसे हम उदाहरण के सहित लिखेंगे कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटी थी जो इस व्यापार के माध्यम से जिन्हें फ़ायदा हुआ और वो ट्राइबल कम्युनिटी से निकलकर एक रूलिंग कम्युनिटी में उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि what was the commercial agriculture products are there during that time। Forest products like honey, beeswax and gum lac were in a great demand। Some such as gum lac became major item of overseas export from India in the 17th century। Elephants were also captured and sold। Trade involved an exchange of commodities through barter as well। Some tribes like the Lohani in Punjab, ये हमें याद रखना चाहिए, Lohani in the Punjab, this was a tribal community, were engaged in an overland trade between India and Afghanistan and in the town country trade in the Punjab itself। इसी तरह से some social factors too wrought change in the lives of the forest dwellers। कुछ सामाजिक परिवर्तन की वजह से भी जंगलों में रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। फॉर एग्जाम्पल्स, बिग मैन ऑफ द विलेज कम्युनिटी ट्राइब ऑल्सो हैड देयर चिफ्टन्स। जिस तरह से उनके अपने एक चिफ्टन होते थे, इसी तरह से मेनी ट्राइबल चीफ हैड बिकम जमींदार। सम इवन बिकेम किंग। फॉर दिस दे रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप एन आर्मी। और जब कुछ ट्राइबल चीफ जो है वो राजा बन गए तो उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी बना ली। और आर्मी बनाने के लिए दे रिक्रूटेड द पीपल्स फ्रॉम द lineage groups or demanded their fraternity provide military services। और उन्होंने मिलिट्री सर्विसेज के लिए लोगों को भर्ती भी किया। एग्जाम्पल के तौर पर ट्राइब्स इन द सिंध रीजन हैड आर्मी कंप्राइजिंग 6000 कैवलरी 7000 इन्फेंट्री। सिंध रीजन में ट्राइबल लोगों ने 6000 घुड़सवारों की और 7000 पैदल सैनिकों की एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर ली। दूसरा एग्जाम्पल इन असम में द अहोम किंग्स अहोम, एक्चुअल में अहोम्स वर द ट्राइबल कम्युनिटी। When they became king, they had their pikes मतलब servants और army persons, peoples who were obliged to render military service in exchange for land। पायक उन लोगों को कहा जाता है जो सैन्य सेवाओं के बदले जिनको ज़मीनें दी जाती थी। और ये जो पायक है, they captured the wild elephants, was declared a royal monopoly by the Ahom king। अहोम राजाओं के द्वारा हाथियों को पकड़ा जाना उनका एकमात्र आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर उनका अधिकार स्थापित हो गया। इसी तरह से हम देख सकते हैं दिस कैन बी सीन फ्रॉम द आइन्स ऑब्जर्वेशन। इसका एग्जांपल हमें एक आईने अकबरी से भी मिलता है। ट्राइबल किंग्डम इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी जो पूर्वी एरिया है वहाँ पर भी कुछ ट्राइबल किंग्स मिलते हैं। सबसे पहले वॉर वाज ए कॉमन अकरेंस। फॉर इंस्टेंस द कोच किंग्स, उस समय के जो कोच ट्राइब्स हैं वहाँ पे
They fought and subjugate a number of neighboring tribes in the long sequence of wars through 16th and 17th centuries. 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों से बहुत लंबे, आप कह सकते हैं, लगातार युद्ध किए और अपने आप को एक मजबूत बनाया. और इसके साथ साथ कुछ न्यू कल्चर इन्फ्लुएंसेस आल्सो बिगन टू पेनिट्रेट इनटू forest zones. For examples, Sufi sects played a major role in the slow acceptance of the Islam among agricultural communities, emerging the new colonized place. उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे ज़मींदारों के बारे में. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन कंसोलिडेटिंग द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर को मजबूत बनाने में ज़मींदारों का क्या रोल रहा था. सबसे पहले, हु वर द ज़मींदार. Zamindar was a class of a people in the countryside that lived off agriculture but did not participate directly in the process of agriculture productions. आप कह सकते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी के लोग जो गांव में रहते थे, lived off agriculture, जो जिनकी जो इनकम है, आय है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, लेकिन दे डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस. हालांकि वो कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में सीधे तौर से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी ज़मीनों पर उनका हक था. दीज वर द ज़मींदार. इन ज़मींदारों के पास, हु वर लैंड प्रोपराइटर्स, जिनके पास ज़मीनों की संपत्ति थी, ऑल्सो enjoyed the some certain social and economical privileges by virtue of their superior status in the rural society. और समाज में एक उनकी एक श्रेष्ठ स्थान होने की वजह से कई तरह के सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकारों का उन्होंने उपभोग किया. अब ज़मींदार बनने के लिए कास्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ ज़मींदार. एंड सेकेंड वन फैक्टर वाज द परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज फॉर द स्टेट. दूसरा फैक्टर ये था कि कुछ सेवाएं वो राज्य को प्रदान करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक नंबर में हम देख सकते हैं या उसको ऐड कर सकते हैं, उसमें मिल्कियत क्या है. ज़मींदार हैड एक्सटेंसिवली पर्सनल लैंड्स, टर्म्स एज मिल्कियत मीनिंग प्रॉपर्टी. मिल्कियत का मतलब खुद की उनकी ज़मीन थी. मिल्कियत लैंड्स वर कल्टिवेटेड फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ ज़मींदार. वो ज़मींदार के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए होती थी. एंड ऑफन विद द हेल्प ऑफ हायर्ड और सर्वाइल लेबर्स. और वो जिसे आप कह सकते हैं उनके जो बंधुआ मजदूर थे या दासों की सहायता से उस खेती को करते थे. एंड ज़मींदार कुड सेल एंड बिक्योर और मॉर्टगेज द लैंड्स एट विल. और ज़मींदारों को उस ज़मीनों को बेचने का, मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखने का इत्यादि का अधिकार था. अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द ज़मींदार बिकेम पावरफुल, या व्हाट वाज द रोल ऑफ ज़मींदार टू मेकिंग द मुगल एम्पायर अ पावरफुल एम्पायर. उसके लिए सबसे पहले ज़मींदार पावरफुल क्यों बने. बिकॉज ज़मींदार ऑल्सो डिराइव देयर पावर फ्रॉम द फैक्ट दे कुड ऑफन कलेक्ट रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट्स. आप इसमें सिंपल सा कह सकते हैं, दे कलेक्ट द रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट्स. मुगल एम्परर ने ये व्यवस्था की थी कि उनके राज्य के लिए कर इकट्ठा करने का जो अधिकार है वो ज़मींदारों को दिया गया, इसलिए भी वो पावरफुल बने. जब वो कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, उस सेवा के बदले में, ए सर्विस फॉर विच दे वर कंपनसेटेड फाइनेंशियली, इसके बदले में उन्हें कुछ भुगतान राजा की तरफ से किया जाता था. सेकेंड पॉइंट है कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज वाज अनदर सोर्स ऑफ पावर. दूसरा ये था कि वो मिलिट्री के ऊपर उनका कंट्रोल था, जमींदार अपनी सेनाएं रख सकते थे. तीसरा है मोस्ट जमींदार हैव देयर फोर्ट्रेस किलाचस एज एन आर्म कॉन्टिजेंट कंप्राइजिंग यूनिट्स ऑफ कैवलरी, आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री. बहुत से ज़मींदारों के पास अपने किले होते थे, उनके पास घुड़सवार, पैदल सैनिक और आप कह सकते हैं हथियार इत्यादि भी रखने का उनको इजाज़त थी. चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं कि इफ़ यू विजुअलाइज सोशल रिलेशंस इन द मुगल कंट्री साइड एज पिरामिड, यदि हम मुगल साम्राज्य के एक सामाजिक ताने बाने के रूप में देखें, पिरामिड के रूप में देखें, तो ज़मींदार जो है वो उस पिरामिड के एपेक्स पे सबसे ऊपर खड़ा था. और मोस्ट ऑफ द जो अबुल फजल है उसके अकाउंट से भी हमें पता चलता है अपर कास्ट ब्राह्मण राजपूत combinedly had already established firm control over the rural system.
जैसे कि हमने कहा कि कास्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी ज़मींदारों को बनाने में, तो उस समय में भी ब्राह्मण और राजपूत समाज से आने वाले लोग अधिकतर तौर पर ज़मींदार थे। एंड दे हैव अ फर्म कंट्रोल ओवर द रूरल सोसाइटी, और ग्रामीण समाज पर उनका बहुत बड़ा कंट्रोल था। इसके साथ साथ ज़मींदारों का पावरफुल होने का रीज़न ये भी था, कुछ जो कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, द कनक्विस्ट में हैव बीन द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द सम ज़मींदारी। किसी दूसरे ज़मींदारी को जीत लेना या किसी दूसरे क्षेत्र को जीत लेना भी ज़मींदारी के स्टेटस को बढ़ाता था। ये कब होता था? वेन एवर द disposition of the weaker people by a powerful military chieftain was quite often a way of expanding the ज़मींदारी। एक कमज़ोर ज़मींदारों को हटाकर एक शक्तिशाली मिलिट्री चीफ के द्वारा कई बार उनको हरा के अपनी ज़मींदारी को भी बढ़ा दिया जाता था। और इस तरह के द स्टेट वुड हैव अलाउड, और स्टेट ने इस तरह की एक्टिविटी को अलाउ किया था, सच ए शो ऑफ एग्रेशन बाय ज़मींदार अनलेस ही हैड एन कंफर्म्ड बाय द इम्पीरियल ऑर्डर, और उस तरह से कई बार इन एक्टिविटी को एक शाही ऑर्डर के द्वारा उन्हें देकर मान्यता प्राप्त कर दी जाती थी। इसके साथ साथ एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑल्सो अलाउड द कॉन्सुलेट्स ऑफ क्लैन और लीनियज बेस्ड ज़मींदारी। और जब कभी भी ये इसके साथ साथ ज़मींदारों को एक लीनियज बेस्ड, आप कह सकते हैं कि उन्हें ये ज़मींदारी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में पास हो जाती थी। उदाहरण के तौर पर राजपूत जाट अडॉप्टेड द स्ट्रेटजीज़, उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए उत्तरी भारत में अपने एक बहुत बड़े हिस्से को नियंत्रित करने के लिए, और इस तरह से भी ज़मींदारी पीढ़ी दर पीढ़ी स्ट्रॉन्ग होती चली गई भारत में। इसके साथ साथ ज़मींदार हैव द कॉलोनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड हेल्प इन सेटिंग द कल्टिवेटर्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद द मीन्स ऑफ कल्टिवेशंस। और ज़मींदार इसलिए भी पावरफुल थे कि कई बार वो अपने यहाँ पर किसानों की सहायता करते थे, उनको बसाने में और उनको खेती में मदद करने के लिए। और खेती में मदद करने के लिए दे समटाइम हेल्प देम इन कैश लोन्स ऑल्सो, उनको वो ऋण देते थे नकदी में, और इसके साथ साथ उनको एक सेटल कल्टिवेटर्स बनाने में, उनके घर बनाने में, उनके जीवन को व्यवस्थित करने में योगदान देते थे। एट द सेम टाइम द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ज़मींदारी एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ मोनेटाइजेशन इन द countryside, because zamindar has a right of selling the lands in the countryside, so that also circulation of money also made the powerful the zamindar. And apart from that, zamindar sold the produce from the milkiyat lands, zamindar अपनी मलकियत ज़मीनों से भी कुछ चीज़ों को बेच सकते थे। and there is evidence of show that zamindar often established markets, और ये भी था कि ज़मींदार हाट में मार्केट्स में अपनी अपनी चीज़ों को बेच सकते थे। इसका मतलब है कि उनके पास इनकम अधिक होने की वजह से दे बिकमिंग अ पावरफुल डे बाय डे, एंड दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ वेरी गुड रोल इन कंसोलिडेटिंग द मुगल एम्पायर। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा टर्म दिया गया कि ज़मींदार से बना एक्सप्लॉइटिव क्लासेस, कि वो एक शोषण क्लास भी कही जाती है भारत में, लेकिन ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले द भक्ति सेंस हु इलेक्ट्रली कंडेम द कास्ट बेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस डिड नॉट पोर्ट्रेट द ज़मींदार एज एक्सप्लॉइटर और ऑपरेशंस ऑफ द पीजेंट्री। यदि ऐसा होता तो उस समय के जितने भी भक्ति संत थे, स्पेशली जो सूफी सेंट्स थे, दे नेवर कंडेम्ड, उन्होंने कभी भी आलोचना नहीं की ज़मींदारों की एज अ मनी लेंडर जो किसानों का शोषण करता हो। दूसरा हम इसमें ये भी देख सकते हैं, दूसरा इसलिए भी हम कह सकते हैं कि वो एक्सप्लॉइटेटिव क्लास नहीं थी, बिकॉज इन अ लार्ज नंबर ऑफ एग्रेरियन अपराइजिंग्स, उस समय में जितने भी कृषि विद्रोह हुए erupted in the northern India 17th century, ज़मींदार often received the support of the peasantry in the itself struggle against the state, और ज़मींदारों को हमेशा ही किसानों का सपोर्ट मिला इस तरह के विद्रोह में। तो हम कह सकते हैं कि दैट ज़मींदार्स वर नॉट अ एक्सप्लॉइटिव क्लास एट दैट टाइम।